मानवों की उत्पत्ति 2 लाख वर्ष पूर्व पुरातन पाषाण काल में हुआ था, जिसका जैव वैज्ञानिक नाम है होमियो सेपियंस सेपियन, जो जैविक प्रक्रिया में से वानरों से आई थी। सबसे पहले जब ये जो मानव की उत्पत्ति हुई थी, तब ये 2 पैर और 2 हाथ मतलब 4 पैर से ये चलते थे। और तब उस वक्त शिकार करना इतना आसान नहीं था। पूर्व पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो एक कुशल शिकार है वो नहीं हो पाता था, क्योंकि उस समय ये 2 हाथ और 2 पैर से चलते थे। तो जितना संभव होना था अपने हाथ के हिसाब से वो ऐसे ही औजार को पकड़ते थे, पत्थरों से बने औजार को, और शिकार करते थे। तो वो इतना प्रभावकारी ढंग से शिकार को लगता नहीं था, लेकिन फिर भी उस तरह से वो उस काल में मानव जो है अपनी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन 1 लाख वर्ष पूर्व जैसे ही उन लोगों ने 2 पैर से खड़े होना शुरू किया और 2 हाथ उनके फ्री हो गए, तब उस वक्त के काल को हम पाषाण क्रांति के नाम से जानते हैं। जैसे कि उन लोगों ने जो औजार थे, पत्थरों से बने जो औजार थे, वो उसको उन लोगों ने ठीक से पकड़ पाया, क्योंकि उस समय एक और चेंज उनके उसमें आया उस समय में कि वो अंगूठा जो है सामने आकर के औजार को ठीक से ऐसे मजबूती से पकड़ने लगे। और मजबूती से पकड़ने के कारण ये हुआ कि वो ठीक ढंग से शिकार को मार सकते थे, और इसलिए हम लोग पाषाण क्रांति के नाम से जानते हैं। महिलाएं जब जैसे ही मानव जो है 2 पैर से चलने लगा और हाथ फ्री हो गया, तो स्वाभाविक तौर से जो हमारी जो पैल्विक है, हमारी जो कमर का हिस्सा है, प्रजनन अंग है, वो मतलब कमर जब सीधा हो गया तो प्रजनन अंग सिकुड़ गया। तो प्रजनन अंग सिकुड़ने से एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन उस वक्त आया वो ये था कि जो बच्चे का जन्म है वो कठिन हो गया, क्योंकि जब 2 हाथ और 2 पैर से चलते थे तब वो इतना कठिन नहीं था। जैसे आज भी हम देखते हैं कि जानवरों के जो प्रजनन है वो इतनी कठिन नहीं है। तो इससे हम तुलना करके देख करके हम समझ सकते हैं कि उस समय के मानवों के भी प्रजनन की जो मामला था वो इतना कठिन नहीं रहा होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन जैसे ही वो खड़े हो गए, उनके पैल्विक सिकुड़ गए, उनके कमर सीधे हो गए, तो इसलिए बच्चे का जन्म जो है कठिन हो गया, और बच्चा जो है छोटा सा सिर लेके जन्मने लगा। क्योंकि प्रकृति के एक ऐसा हमेशा चेंज होता है, जैसा परिस्थिति होता है ऐसा बदलता है। तो बच्चा का सिर जो है छोटा लेके जन्मने लगा। तो स्वाभाविक है कि जब वो छोटा सिर लेके जन्म रहा है तो उसकी देखभाल की जरूरत होगी, क्योंकि जन्म के बाद आज भी अपन जानते हैं कि जन्म के बाद बच्चे को 6 महीने के लिए ऐसे माना जाता है कि वो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो इसलिए उसको और बहुत तेजी से विकास होता है। तो वैसे ही बात है। तो जब बच्चा जन्म गया और वो असहाय है, उस वक्त वो आसानी से माँ को पकड़ नहीं सकता है, माँ के साथ चल नहीं सकता है, जैसे कि आजकल जानवरों में अभी मतलब कि जानवरों में होता है कि वो तुरंत बच्चा खड़े हो जाता है, माँ को पकड़ता है, चलता है इस तरह से, और तुरंत वो खाने लगता है। तो इस किस्म से पहले रहा होगा, लेकिन अब उस स्थिति ऐसा हो गया कि जब 2 पैर में चलने लगे और इस तरह से खड़े होके अपना 2 हाथ को फ्री करके अपने जीवन चलाने लगे, तो उस वक्त में बच्चों का देखभाल जरूरी हो गया। क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि मानव संसाधन ही एकमात्र संसाधन था, उसी के सहारे वो लोग अपने आप को सरवाइव कर सकते थे, जिंदा रख सकते थे, क्योंकि और कोई उपाय नहीं था, और कोई चारा नहीं था, और कोई साधन नहीं थी कि वो अपने आप को जिंदा रख सके। तो मानव जाति को, मानव की संख्या को बढ़ाना उनके लिए अति आवश्यक था। इसलिए बच्चों का देखभाल जरूरी था। उस वक्त बीमारी और ये सब की उतनी चेतना नहीं थी, दवाई ऐसा तो था ही नहीं, तो बच्चे मर भी जाते थे। तो उस शिशुपन में बच्चों को देखभाल के लिए महिलाओं को एक जगह पे रहना पड़ा, घर में रहना पड़ा ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि घर जैसी कोई चीज उस वक्त होती नहीं थी। तो एक जगह रहना पड़ा, और स्वाभाविक तौर से शिकार के ग्रुप में वो शामिल नहीं हो पाते थे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान और जन्म के बाद उनको घर में रहना होता था। तो इस दरमियान आदमी लोग और जो लोग प्रेगनेंसी में नहीं है, वैसे मानव सब साथ में ग्रुप में समूह में शिकार करते थे और खाते थे। तो जब महिलाएं एक जगह रहने लगी और शिशु का देखभाल करने लगी, वो उनकी प्रथम जिम्मेदारी हो गई, प्राथमिकता हो गई। तो इस वजह से वो जो है एक तरह से उन समूह के तरफ से नेग्लेक्ट होते गए, और जैसे ही वो इस तरह के भूमिका में आ गए, पुरुष लोग अपना वर्चस्व जो है धीरे धीरे कायम करते गए। आज भी तेज है, वो तो ऐसा है कि पुरुष सत्ता ने उसको दबा के रखा, इसलिए बेचारी घरेलू महिला होगा। क्या काम करते हो भाई? बोले घरेलू काम काजी महिला। वो नहीं कहते कि मैं हवाई जहाज चलाती
सही है कि नहीं? तो घरेलू कामकाजी महिला बन गए। अगर हमको मौका मिलता तो हम भी हवाई जहाज चलाते। कई औरतें आज चला भी रही है ना। आज चलाने वालों की संख्या कम है, लेकिन वो चावला थी ना, कल्पना चावला गई थी कि नहीं चांद पे, वही मर गई थी। वो सब के सभी इकट्ठे मर गए थे, प्लेन क्रैश हो गया था है ना, उनका जो गए थे वो यान। तो महिलाएं तो तेज रही है सब समय। तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चा सोया है उस वक्त अपन ने कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि जीने की परेशानी कैसे भी तो करके अपने को जिंदा रखा है। उस समय थोड़ी थी अनाज गेहूँ पिसा के ले और रोटा थे सही है कि नहीं? वहाँ का गेहूँ थी, वहाँ का मक्का था, कुछ नहीं था है। वो बेचारे जैसे वैसे तो आग मुश्किल से उस समय तक इजाद हुई होगी, मेरे ख्याल से फूल खाने लगे थे वहाँ से। तो उन लोगों ने देखा कि ये जो हम गेहूँ और मक्का और ज्वार बाजरा जो कहते हैं ना, असल में क्या है बताओ? असल में चारा का बीज है, समझ गए ना? जंगल के चारा का बीज है। तो महिला घर में बैठे बैठे सब बच्चों को देखभाल करते करते ये सोचने लगी कि नहीं यार, अपने को कुछ ना कुछ अपने जीने की व्यवस्था, कुछ एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना पड़ेगा। तो वो सब बीजों को लाना, सफाई करना, उसको जो भी करना है करना। उस समय कहाँ घट्टी थी, कहाँ मशीन था, रगड़ रुगड़ के, हो सकता है उसको सेक के ही खाए हो सकता है उसको कूट के कुछ बना लिए हो, किसी पत्ते उत्ते में थेप थाप के, है ना। पानी आज भी बनाते हैं कि नहीं अपने ट्राइबल्स को। तो ऐसे जैसे भी करके उनने उस पूरे जो अनाज का जो छटनी है कि कौन सा अनाज खाने लायक है, वो बात का छटनी उन लोगों ने घर बैठे बैठे की। तो अनाज का जो उत्पत्ति है या अनाज का जो इजाद है वो औरतों से आता है, ठीक है ना। औरतों ने किया है ये चीज। ये बात आपको कभी पढ़ाई में मिला क्या? स्कूल में बीए, कॉलेज, एमए, डिग्री क्या क्या सब किए होंगे, 8वीं 7वीं 5वीं एमए, बीए, बीएससी, चार्टर अकाउंटेंट, हमारे सब पता नहीं कंप्यूटर के और इंजीनियर है, ठीक है। तो ये जो अनाज का जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा आया है? औरत से आया है। औरत ने एक्सपेरिमेंट करके खाने लायक को रखा, फेंकने लायक को फेंका। हर चीज का उसने टेस्ट करके बकायदा हमारे लिए आज दिया हुआ है। किसके द्वारा दिया हुआ है? औरतों के। तो ये बैठे बैठे ये काम किए। अब चूंकि वो शिकार में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, आदमी लोग बाहर जा रहे हैं शिकार पे, वो लोग शिकार करके ला रहे हैं, तो औरतें फिर सब मिलकर खा रहे। उस समय समूह वाला मामला था। क्या था? एक जन तो शिकार नहीं कर सकता था, तो सब लोग शिकार में जाते थे। और उस समय वो भी नहीं था क्या कि बच्चा किसका है, सब फीमेल और सब आदमी। कोई आदमी किसी के साथ भी जा सकता था, कोई औरत किसी आदमी के साथ भी जा सकती, मतलब सेक्स, ठीक है। तो ऐसी बात थी। तो बच्चा वहां पर आइडेंटिफाइड नहीं होता था, राम सिंह का बच्चा है कि गुलाब का बच्चा है, किसी को नहीं पता। नाम भी नहीं था ना, वो गुलाब और राम सिंह कब आया नाम ही नहीं था, ठीक है ना। वो कमला का बच्चा है कि बिमला का बच्चा है, किसी को कुछ पता नहीं। वो बच्चा किसी का भी हो, समूह का बच्चा हुआ करता उस समय। कब? 15,000 साल वर्ष पहले, 15,000 वर्ष पहले, ठीक है। इस समय क्या हुआ था कि पत्थर का औजार बनाने सीख गए थे, और पशु को कौन सा पशु पालने लायक है और कौन सा पशु ज्यादा डेंजरस है, उसको जंगल में ही छोड़े रखो, वो उन लोगों ने उस समय सीखा। पालने लायक है और कौन सा पशु कुछ ही बच पाएंगे, इसी बात की कोई गारंटी तो नहीं थी ना। आज तो जैसे एक ही पैदा करो तो गारंटी हो जाती है, जैसे मिडिल क्लास को, गरीब को नहीं। जो अमीर है उसका एक ही बच्चा रहता है, गरीब का अपने 4 रहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कौन सा मरेगा और कौन सा जिएगा, है ना। उसको कहाँ सुरक्षा है? जिसको पास सुरक्षा है वो एक ही पैदा करता है, लेकिन गरीब पास तो सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मैं उसको बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगी, इसलिए 2-4 कर लेते बेचारा के मरने के समय कम से कम एक आध तो बचे मेरे को मिट्टी में समय जाने के लिए, रोटी देने के लिए, बीमा एक तरह से, है ना। तो उस समय सुरक्षा नहीं थी, तो महिलाएं उसको रखवाली करने के लिए, उसका सुरक्षा करने के लिए वो घर में रहती थी। और चूंकि समूह की संख्या को भी बढ़ाना था, कम जने रहेंगे तो शिकार नहीं हो पाएगी, तो ज्यादा जन रहेंगे तो जल्दी शिकार हो पाएगी ना। 10 जन दौड़ेंगे तो एक जानवर को जल्दी मार लेंगे कि। तो समूह को उस समय समूह की संख्या को बढ़ाना जरूरी था, तो इसलिए ज्यादा पैदा करना भी जरूरी था, और ज्यादा मृत्यु भी था। बिल्कुल उस समय क्या थी, कोई निश्चितता नहीं थी लाइफ में, कभी भी कुछ भी हो सकता। अभी भी नहीं है लाइफ की निश्चितता, लेकिन उस समय इससे भी खराब हालत थी, ठीक है। कुछ था नहीं ना, साधन था ही नहीं। तो जब समूह की संख्या बढ़ाना है और जीवन को आगे बढ़ाना है, लंबे समय तक जीवित रहने की जो चाह है मानव समाज में आई, वो उसी कारण क्या हुआ कि एक समूह दूसरे समूह से लड़ रहा,
एक समूह दूसरे समूह से लड़ता और दूसरे समूह को हरा करके उनके औरतों को ले आता। क्या करता था? दूसरे समूह को हरा दिया मतलब क्या हुआ? उसके औरतों को ले आना। जो हारता था उसको अपनी औरत देनी पड़ती। तो उसको हरा के उसकी औरत को लिया और उसको बलात्कार करके पेट भर दो। वो कहाँ जाएगी बेचारी? उस समय तो हथकड़ी नहीं थी, उसको बांध रखने की कोई साधन तो थी। तो उसको सबसे सीधा रास्ता लोगों ने क्या सोचा, आदमियों ने, कि इसको प्रेग्नेंट कर दो, इसको गर्भवती कर दो, तो ये कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि उसको एक जगह ही बैठना पड़ेगा। फिर वो धीरे धीरे अपने समूह के सदस्य हो जाएगी, उसका बच्चा हमारा समूह का सदस्य हो जाएगा। ऐसा तो इसी कारण उसी समय बलात्कार की बात भी कब आई? 15,000 वर्ष पूर्व। तब क्या हुआ था? कृषि का शुरुआत इन लोगों ने कर चुके थे, स्थायी रूप से रहना शुरू हो गया था और कृषि की शुरुआत कर दिए थे। तो क्या हुआ कि बचत भी होने लगी थी। भाई 1 एकड़ में अगर कुछ चीज होगा तो अकेला खा जाएगा क्या? नहीं खाएगा, कुछ तो बचता ही होगा। तो अनाज भी एक्सेस होने लगा, तो अनाज एक्सेस होने लगा, कृषि होने लगी, पशुपालन होने लगी, ठीक है। और एक समूह दूसरे समूह के ऊपर लड़ाई करता था, हरा के औरतों को भी ले आता था, अपनी समूह संख्या बढ़ाता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब कृषि में एक्सेस होने लगा, एक्सेस मतलब अधिक बचत होने लगी, तब राज्य व्यवस्था की बात आई। राज्य व्यवस्था क्या है? मतलब वो जो पूरी ग्रुप की जो कानून व्यवस्था है वो कैसे चले, वो ग्रुप के क्या नियम कानून होंगे। जैसे हम आज कहते हैं ना सामाजिक नियम, उसी किस्म से उसी समय सामाजिक नियम सब बने। तो बात आई कि भाई ये जो संपत्ति मैंने कमाई है तो मैं दूसरे को क्यों दूं, वो मेरा है। तो फिर बात आई कि पुत्र किसका है, किसको दिया जाए, संपत्ति का हकदार किसको माना जाए। क्या बात आई? संपत्ति का हकदार मतलब जो बचत हुई उसके पास कृषि से, कमाई से, तो उसका हकदार कौन होना चाहिए, ये बात आई। तो ये बात आई तो उन्होंने कहा कि उसका स्त्री होना चाहिए, उसका पत्नी होना चाहिए। तब क्या आया? जब बचत आई तब क्या आया? मैरिज, शादी की संस्था का इजाद हुआ, शादी की संस्था बनी, है ना। क्योंकि जिसके नाम आप ट्रांसफर करोगे तो किससे पैदा हुआ तो उसको कैसे संपत्ति दे दो? वो तो तेरा ही पत्नी होना चाहिए, तेरे ही पत्नी से पैदा होना चाहिए तो ही तेरा संपत्ति दे सकता है। ऐसी बात पुरुषों ने पूरा तिकड़म लगाई और औरतों को साइड में रख दिया। ये अब 10,000 है, किसी में 10 साल पहले मेरी संस्था बनी, बच्चा हुआ, उसके नाम संपत्ति गई, है ना। और किसको गई? बेटा। उन लोगों ने, पुरुषों ने खूब चालाकी से क्या करा, बेटी को भी नहीं देना। मैरिज बनी तो क्या होगा? बेटी दूसरे घर जाएगी। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बेटी अपने घर आएगी और बेटा दूसरे घर जाएगी? ऐसा भी हो सकता है। औरतों ने थोड़ी अकल लगा लेती अभी जैसे, तो उसी समय ऐसा हो जाता। तो पुरुष सत्ता ना होकर मातृ सत्ता होती है ना, होती कि नहीं होती। तो पुरुषों ने खूब चालाकी करके औरतों ने विश्वास किया आदमी के ऊपर, ये जो कुछ करेगा ना भले के लिए करेगा। क्योंकि उस समय ऐसी बेईमानी वाली बात ज्यादा नहीं थी, पर आदमी ज्यादा चालाक नहीं। उन्होंने कहा औरतों को तो रहने दो साइड, अपन तो ना बेटा के नाम अपनी संपत्ति को डालते हैं ऐसा, और बेटी को शादी देते, ऐसा नियम उन लोगों ने बनाया। वो उस समय की बात थी 10,000 वर्ष पूर्व की। वही है हमारा पुरुष सत्ता की शुरुआत। तब जब महिलाएं जो है घर में रहने लगी और आदमी बाहर शिकार पे जाने लगा, वही है हमारा पुरुष सत्ता का शुरुआत का स्थापना दिवस 20,000 साल पहले। वो तो 10,000 है तो बहुत देर की बात है। उसी समय तय हो गया 20,000 साल पहले कि औरतें घर में रहेगी, आदमी। चूंकि वो जब बाहर जाते थे तो जरूर स्ट्रांग हो गए, दौड़ा कूदी करेंगे। अभी भी हम लोग दौड़ा कूदी करेंगे तो स्ट्रांग नहीं बनेंगे। हमारी औरतें क्रिकेट खेलती भी नहीं खेलती, 2 कहीं नहीं लाएंगे, संध्या बंदिया क्या क्या नाम है, सही है। सानिया मिर्जा क्या खेलती है? टेनिस वेनिस खेलती है। तो वो लोग चूंकि अब दौड़ते कूदते थे तो स्ट्रांग हो ही गए। और ये बेचारी यहाँ रहने लगी, उनको पैदा करना है तो कहाँ से स्ट्रांग होगी? एक के बाद एक पैदा करना है, 10-10, 12, क्योंकि संख्या बढ़ाना है, फलाना है। तो 20,000 साल पहले ही पुरुष सत्ता की स्थापना हो गई। और उसका जो पराकाष्ठा था, उसका जो खास रूप को अगर देखना है तो 10,000 साल में देखना है। कैसे कि मेरी संस्था स्थापित हुई,
और उसमें संपत्ति को बेटे के नाम डालो। अगर उसको देखना है ठीक ढंग से फ्रेम में तो हम 10,000 साल को देखेंगे। लेकिन पुरुष सत्ता की स्थापना कब हो गई? 20,000 साल वर्ष पहले, जब वो आदमी बाहर जाने लगा, औरतें घर में बच्चे के कारण। ठीक है, तो ये पुरुष सत्ता की उत्पत्ति को मैंने ठीक से आपको डबल करके समझा दिया। ठीक है, अब इसके बाद अब उसके घटक क्या है? जैसे घटक होते हैं ना, अंग। घटक क्या है? जेंडर आधारित कार्य विभाजन, जो हम अभी बोल ही रहे थे ना कि जेंडर आधारित कार्य विभाजन कैसे होते हैं, कि महिला घर पे रहेगी और पुरुष बाहर। ठीक है, जेंडर आधारित कार्य विभाजन में बताई थी ना, जेंडर का इधर सेक्स और उधर सामाजिक, मतलब इधर प्राकृतिक और वहाँ सामाजिक, इधर मेल फीमेल और उधर सामाजिक नियमावली, है ना, जिसको हमको सबको मिला के हम सामाजिक नियमावली को भी मिला देते हैं और सेक्स और मेल फीमेल को भी एक साथ मिला देते हैं और सोचते हैं कि यही है व्यवस्था। ऐसा सोचते हैं कि तो ऐसा नहीं है। सेक्स और जेंडर को अलग अलग समझना जरूरी है, तो वो हमने समझा दिया। फिर अभी हम देख रहे हैं जेंडर आधारित कार्य विभाजन, हमने पहले ही पढ़ दिया था। 20, 25, 30 पॉइंट तो औरत के है और आदमी के है 13 पॉइंट। कि आदमी करे कार चलाएगा, ट्रक चलाएगा, प्लेन चलाएगा, रेल चलाएगा, सड़क बनाएगा, झाड़ काटेगा, है ना, और औरतें लकड़ी बनाएगी, छोटी छोटी टुकड़ा, है ना, बड़े नहीं काटेगी, कार नहीं चलाएगी, ट्रक नहीं चलाएगी, क्या करेगी? तो साइकिल भी नहीं चलाएगी। अभी साइकिल चलाती, पहले साइकिल कहाँ औरतें चलाती, है ना। वो तो अभी जैसे जैसे समय जा रहा है बदलाव आ रहा है। जेंडर आधारित कार्य विभाजन ऐसा हो गया कि महिला का ये काम और आदमी का ये काम, ऐसा बंटवारा। महिला संपत्ति का अधिकार से वंचित, वो तो मैंने बताई ना कि 10,000 साल ही के समय, 10,000 वर्ष पूर्व ही मेरा संपत्ति मेरे पत्नी को न जाके किसको जाएगा? बच्चे को, और बच्चे में भी किसको? बेटे को। और बेटा पैदा कौन करेगी? और जब तक बेटा नहीं पैदा करेगी तब तक उसको पैदा करना। भले 7 लड़कियां हो जाएगी तब भी वो बेटा के लिए पैदा करेगी। बेटा होना चाहिए, और एक बेटा में भी कोई शांति नहीं, 2 बेटा 3 बेटा, है ना, तब शांति। तो ऐसा हो गया, महिलाएं संपत्ति के अधिकार से वंचित हो गई। संपत्ति उसको कहाँ मिला? वो तो काम वाली बाई हो गई पूरी। तुम्हारा बच्चा पैदा करूंगी, तुम्हारा घर साफ करूंगी, तुम्हारा घर तरफ, मतलब ईमानदार चौकीदार अगर कहोगे ना दुनिया में सबसे अच्छा ईमानदार चौकीदार कौन है? महिला। जोर से है ना, सबसे बढ़िया चौकीदार, ट्रस्टवर्दी महिला चौकीदार कौन है? चौकीदार कौन है? महिला। तो संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया। कुछ भी संपत्ति नहीं, उसके नाम क्या है? न खेती है, न बैंक है, न धन है, न दौलत है, कुछ नहीं है। मरते तक उसके पास कुछ नहीं। काम भी करा करो, हाँ, घर का काम, बच्चे संभालो, बस ये बात है। तो फिर महिला यौनिक एवं प्रजनन अधिकार से वंचित, उससे भी वंचित। प्रजनन और यौनिक बोला, महिलाएं यौनिक एवं प्रजनन अधिकार से। यौनिक क्या है और प्रजनन, ठीक है। यहाँ पर हम सेक्सुअलिटी की बात करें। यौनिकता, सेक्सुअलिटी है ना, यौनिकता और प्रजनन, ये अलग अलग चीजें नहीं। हाँ, प्रजनन को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ये ठीक है, क्या लिखा है ना, क्या लिखा है? यौनिक एवं प्रजनन अधिकार से वंचित। अब यौनिक क्या है और प्रजनन क्या है? ठीक है, यौनिक को ही हम यौनिकता बोल रहे हैं यहाँ पे फुल रूप में, उसको सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्ट। तो अभी यौनिकता मतलब क्या है कि यौनिकता में अपना स्वास्थ्य और अपने
पति का स्वार्थ, मतलब अपने पार्टनर का स्वार्थ, अपनी इच्छा पति का इच्छा, अपनी सोच पति का सोच, सब कुछ इसमें शामिल है। ये समग्र है, मानव का एक समग्र सोच विचार मानवता सब कुछ इसमें आ जाती है। क्या क्या आती है? विचार, है ना, स्वास्थ्य, सेक्स भी आती है, हाँ? और क्या है? जो भी है, चाहत, चाहत, इसमें सब कुछ आता है, समग्रता रहती है, उसको यौनिकता बोलेंगे, सेक्सुअलिटी। अब ये सेक्सुअलिटी का बहुत बड़े स्तर पे बड़ा एक परिभाषा है, हम उसमें नहीं जाना है, इसलिए हम छोटे रूप में आपको बता दें, ठीक है ना, क्योंकि वो एक अलग पूरा बात है जो आगे आएगा, आगे हमारे कुछ। और प्रजनन है बच्चा पैदा करने से संबंधित, इसमें भी सेक्स है, इसमें बच्चे पैदा करने, ठीक है। तो असल में क्या होना चाहिए? सेक्सुअलिटी ही होना चाहिए। प्रजनन तो उसके अंदर आ जाएगा ना, सेक्सुअलिटी के अंदर प्रजनन नहीं आएगा ऐसा नहीं, क्योंकि सेक्स होगा तो प्रजनन तो होगा ही ना, लेकिन प्रजनन को हम अलग से समझेंगे और यौनिकता को अलग से समझेंगे, दोनों अलग अलग चीज। तो ये एक समग्र है जिसमें सेक्सुअलिटी में ये होगा कि मेरी इच्छा नहीं है तो मेरी आदमी मेरे साथ नहीं आना चाहिए, और आदमी का इच्छा नहीं है तो मैं उसके साथ साथ में नहीं जाना चाहिए सेक्स के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। मैरिज वाले तो नहीं शर्म लगेगा, लेकिन नहीं मैरिज वाले शर्म लग रहा है कि शर्म आ रही है, नहीं आ रही ना, हाँ नहीं शर्म नहीं करना है, क्योंकि हम अभी एक मानव के रूप में, एक ट्रेनिंग के रूप में, एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, हम लोग तो समझेंगे तो हम आगे बात नहीं ले जाएंगे, तो हम इस सेक्सुअलिटी को हटा दें, ठीक है। इसमें सब कुछ आता है कि पति मेरे साथ जब आएगा तब मेरी इच्छा होना चाहिए, तभी आना चाहिए, है ना, उसकी इच्छा मेरी इच्छा दोनों की इच्छा होगी तब हमको साथ में जाना चाहिए, और अगर मैंने मना किया तो वो साथ में नहीं आना चाहिए, वहां पर फोर्सफुली कुछ होना नहीं चाहिए कि नहीं मेरे को तो तेरे साथ जाना ही है और मैं तो तेरे साथ जाऊंगा, भले मैं दारू पी के, मतलब अपने पावर को बढ़ाने के लिए दारू का लोड लगा के आ जाते हैं ताकि औरत का कुछ बस नहीं चलेगा तो वो मेरे साथ चलेगा, वो एक कंट्रोल करने का तरीका होता है। दारू क्यों पीते हैं? इसलिए पीते हैं कि औरत को दबा सके थोड़ा सा फोर्स, और कुछ भी करूंगा तो क्या कहेंगे, दारू रात को पी के आया था इसलिए होश नहीं, ऐसा बच जाऊंगा, अरे मेरे को तो याद ही नहीं, तो पी रखा था मैं नशे में, कुछ पता ही नहीं, ऐसा कह देते ना, मैंने क्या गाली दिया क्या किया मेरे को कुछ पता ही नहीं, ऐसा करके छूट जाते, और अपन तो पीते नहीं, तो अपन क्या कह के छूटे, अपने बचने का कोई रास्ता नहीं बचता ना, उसने अपने बचने का तरीका 1000 ढूंढ लेता है। दारू पीना उनका सबसे बेस्ट तरीका है, दारू पी के पहुंच जाओ तो औरतों के बस में है नहीं कि वो मना कर ले कुछ, या जाके पब्लिक में बोल दे कि देख मेरा आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर देता है। शर्म की बांध के रखा है ना समाज ने कि कुछ भी करेगा आदमी तो तुमको बाहर नहीं बोलना है ना। तो हम कहाँ आ रहे थे? मैं यौनिक एवं प्रजनन अधिकारों से वंचित, यौनिकता की तो बात होती ही नहीं, हमारे को कोई पूछता है क्या? औरत को कोई पूछता है क्या पति कि आज अपने को साथ चलना है तो तू चलेगी कि नहीं, करके पूछता है क्या? नहीं, वो तो उसका टेम हुआ और आ गया, चाहे भले तुम्हारा बच्चा रो रहा हो, भले बच्चा पेट में हो, भले तुम्हारी MCI हो, या तुम्हारी कमर दर्द हो रहा हो, चाहे तुम्हारे माथा दुख रहा हो, चाहे घर में कोई टेंशन हो गई हो, चाहे मेरे घर में मेरा माँ मर गया हो, उसको तो साथ में तुम्हारे साथ जाना है तो जाना है, उसके लिए कोई मायने नहीं है। औरत का दुख दर्द विचार सोच इच्छा कुछ नहीं, वो सिर्फ अपना आदमी का रोल अदा करता है कि मैं तो आदमी है, मैं तो तेरे साथ मेरे इच्छा से ही जाऊंगा, तू भले किसी भी हाल में रहे, तेरा कोई अधिकार नहीं है मुझे मना करना। तो इस तरह से वो पूरी अपने यौनिकता से वो चली जाती है। यौनिकता के अंदर हमने एक मानववादी प्रवृत्ति की बात किया है ना कि मेरी औरत अगर MC में है तो मेरा सोच क्या होना चाहिए? मेरा सोच ये होना चाहिए कि मेरी औरत तो ऑलरेडी एक पीड़ा में है, एक प्रोसेस में है, तो मैं नहीं जाऊँ ना उसके साथ। मेरा फर्ज यही बनता है ना, आदमी का फर्ज यही बनता है, लेकिन नहीं, तुम भले MC हो, भले तुम कुछ ना, उसको तो जाना। और औरत नहीं कह नहीं सकती, नहीं कहेगी तो वो कहेगा तू गई थी ना काम पे, उधर ही सब तू ठिकाने लगा के आई होगी, कहीं तुम्हारा होगा क्या बोल
एक लेडीज की बात नहीं है, बहुत सारे लोग इतने घटिया होते हैं तो ऐसा होता एक लेडीज की बात थोड़ी, एक लेडीज की बात नहीं है। 125 करोड़ में 62 करोड़ आबादी औरत की है, तो 62 करोड़ औरत की बात कर रही मैं। कोई कल्पना, कोई कमला, कोई बिमला की 2 जन की बात नहीं है, या 5 जन की बात नहीं है, और न ही 1000 जन की बात नहीं। ये 62 करोड़ औरत आबादी है हमारी। 125 हमारी आबादी कितनी बताओ? 125 करोड़ है ना, कितनी है? किसी को पता है हमारी आबादी कितनी है? हमारी जनसंख्या कितनी भारत की बताओ, कौन बता सकता है? 125 करोड़, 1 करोड़ 100 करोड़ 25 लाख। अब इतनी करोड़ आबादी में भारत की औरतें कितनी होगी? आधी आबादी औरत रहती है ना, तो 62 करोड़, और 62 करोड़ में मान ले जाए कि 5 औरतें एमसी में है, उसके आदमी ने उसको पूछ ही नहीं गया, वो क्या मायने रखता है? ऊँट के मुंह में जीरा, वो कोई मायने का है? 1% भी नहीं, वो 0 भी नहीं। तो हमको तो उस आधी आबादी की बात करनी है ना। आप अभी तो लाइफ में अभी छोटे हैं मेरे से, जब आप काम करोगे तब बस्तियों में पूछना। जब बस्तियों में हम काम करते हैं ना, तो हम हर औरत से पूछते हैं कि क्यों रात में तो कितने बार शांति करते हैं? कोई कहती है कि 8 दिन में 1 बार या 4 दिन में 1 बार, ऐसा कोई कहती है। लेकिन कोई कहती है अरे मेरा आदमी तो रात में 3 बार रोज, अभी जाओ तो ब्लेम करता है। उसी बात को लेकर झगड़ा होता है, बच्चों के सामने अच्छा नहीं लगता। आप काम करो ना लोगों का, आप 1000 औरतों को रोज मिलोगे, आपको 1000 तरह के उदाहरण मिलेंगे, और कई उदाहरण ऐसे होंगे जो समान होंगे। हमको हर 10वें औरत पे एक औरत मिल जाती है जो कहती है कि मेरा आदमी जो है रात में 3 बार जाना चाहता है। तो क्या हम मशीन है कि फैक्ट्री है ना? ऐसा आप सुनोगे ना, आपको बहुत आश्चर्य होगा। हम तो, मेरी तो लाइफ इसी में कट गई ना कि मेरे 50 साल की उम्र, मैं 18 साल की थी, 19 साल की थी, तब से मैं समाज में कहीं बस्ती में काम किया, तो कहीं गांव में काम किया, तो कहीं कहाँ काम किया, तो कहीं कहाँ काम किया। मेरे इस तरह के एक्सपीरियंस अनुभव किसी को भी पूछो, हमारे जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता उनको पूछो हमारे अनुभव क्या कहता है। कितनी औरतें हैं जो इस प्रकार से दुखी है, हर करती। अभी हम आगे बात करेंगे उसकी, तो वो एमसी के पीरियड में भी नहीं छोड़ते, और बल्कि ये कहावत है कि एमसी में जाओगे तो बच्चा जल्दी बोलो। किसी ने सुना है? बोलो आप। हाँ, तो आपकी बात की जवाब आ गई कि नहीं? आपसे ही आ गई, सभी लोगों से। तो इस तरह से तो वो बेचारी यौनिक अधिकार वो कहाँ से रखेगी? समाज तो उसके खिलाफ है ना। और उल्टा क्या है कि नहीं, बोलना ही नहीं, आदमी कुछ भी करे, मारे तो भी मार खाना। अच्छा, तुम इतने शादीशुदा कितने हाथ उठा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, चलो 18 शादीशुदा। किसके आदमी ने किसी को मारा है? क्या तुम्हारे आदमी ने मारा है? कितने ने आदमी की मार खाए हैं? खाई है ना? हाथ उठाओ यार, जिसने आदमी को मार खाया वो हाथ उठाओ बराबर। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 18 में से 11 ने मार खाया। अच्छा, कितने हैं जिसने आदमी को मारा है? पलट मेले 3 ने। तो 18 शादीशुदा, 11 ने पति के मार खाया, और 3 ने पलटवार में मारा। तो यही 3 लोग जो है ना बेस्ट। ठीक है ना? ये होती है बात। तो समाज में क्या है, अभी 3 को कोई परसेंटेज नहीं हुई। 11 लोग मार खाए बेचारे, और 3 ने पलट में मारा, तो बचे कितने? 11 में 3 हटा दो, 8। तो संख्या मार खाने वालों की तो ज्यादा हुई ना, ज्यादा हुई कि नहीं? तो अब ये 8 लोगों ने क्यों नहीं मारा? चलो बताओ, एक आदमी बता सकते हो जो 8 लोग मार खाए और मारे नहीं? मैम, मुझे बहुत ज्यादा ताकत होती है और नहीं मार सकती। रहता है कब वो मारे, वो मारे, पर मारी जाए। हाँ, क्या डर रहता है? महिला को बोलती है कि नहीं, बहुत हद तक मार खाई, बहुत हद तक डर रहे हम। लेकिन उसके बाद हमने फैसला करा कि तब तक पहले तो हमने तलाक दे दिया, यही अच्छा है कि यही रहेगा। लेकिन उसके बाद में भी वो खत्म नहीं हुआ।
हाँ। क्योंकि उसका वही रहा कि नहीं मेरी औरत दे, हाँ। मेरा बच्चा है, हाँ। तो फिर मजबूरन ये सब हुआ कि हाथ उठाना। तो आदमी मारेगा तो समाज में कह ना, समाज के जब तक औरत मार खाती रहेगी तो कभी ना कभी तो हाथ उठाना ही पड़ेगा। हाँ। तो विज्ञान होता है। हाँ। नहीं, जैसे इसने कहा ना, आपका नाम क्या? राबिया ने बोला कि वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो हमको ही मारे तो हम मर जाएं, ये हाल है। ये वो इसका कहना है, गले दबाने कोई गले गला दबा देना। हाँ। अब वो कह रही कि सामाजिक बंधन रहता है, औरत ही कहती है, क्या नाम आपका? रीता कह रही है कि सामाजिक बंधन रहता है, कि औरतें कहती है कि तुमने आदमी को कैसे मारा, ये वाली बात रहती है, इसलिए मार खाते रहते हैं औरतें। तो कब हम और यौनिक अधिकार और प्रजनन अधिकार को पाएंगे? कहते हैं ना, बोला मेरे सामने, बोला गाँव वालों ने भी बोला कि वो पति का हाथ उठाती है, भाई उनसे मारती तो आती है। हाँ। मैंने बोला कि वो ऐसा करता जब कोई नहीं बोलता, हाँ जब हमने करा तो बस मार खड़े हुए। हाँ ये जवाब हम देते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन ना कब तक अपन सेव करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही, अपने को बचाने के लिए कुछ तो ये तो हो गई यौनिक अधिकार में हम कर ही नहीं पाते कि हमको कितने बार जाना है, नहीं जाना है, मेरे स्वास्थ्य का ध्यान उसको रखना चाहिए, ये उसकी भी जिम्मेदारी है, ये वाली बात तो होती नहीं। और हम तो बहुत जिम्मेदार होते हैं, अरे मेरा पति बीमार है, आप ठीक से बेचारा, क्या हुआ, पति है, पति पति की जगह में रहता है। ऐसे कह के हम लोग क्या करते, दया करने। वो तो ऐसा नहीं सोचता है मेरी पत्नी है, आज जरा मैं रोटी बना के खिला दूं। वो क्या कहता है उसकी माँ को कि मैं तो काम पे जा रहा हूँ और उसको रोटी दे देना, तभी नहीं कहता। या बच्चे होते होंगे तो बच्चे खुद ही बेचारे मेरा माँ नहीं खाया करके बना देती होगी पहले, लेकिन आदमी नहीं पूछता है कि तेरे लिए रोटी बना के जाऊँ क्या, या आज मैं काम से नहीं जाऊँ क्या, तू क्या खाएगी, जरा मैं कुछ तेरे खाने की इच्छा के हिसाब से करके जाऊँ, ऐसा पूछता है क्या? बताओ कितने की पति और पूछते हैं, चलो तुम्हारा पति पूछता है? आपके पति भी आपको, वो तो आप ठोकती हुई से भूखे तो भूखे ही रोको ही। हाँ, देख राबिया कह रही है कि कभी वो पूछते हैं। नहीं मैडम, मेरे तो दारू भी पीते थे ना, तब तक बहुत अच्छे रहते थे। हाँ। वो अगर मेरी घर पे रहती थी तो खाना भी बनाना। हाँ। लेकिन वो ना उनको लोगों ने बिगाड़ दिया, बहुत पीने लग गए। और वो बिना बिगाड़ थोड़ी दिया, वो खुद बिगड़ा कि कैसे इस औरत को कंट्रोल कर। उनको खुद का ही होश नहीं होता। हाँ, तो जो नहीं बिगड़े हैं ना, उसको दूसरे कहते हैं कि अरे साले पी, तभी तू तेरे औरत को कंट्रोल कर पाए। हाँ। उसको सिखाते भी हैं दूसरे। ये सब तरीके क्या है, दारू पी के डबल हो जाना, एक नहीं तो दो हो जाता है ना, शेर हो जाता। तो वो इसीलिए वो ऐसा करता है ताकि औरत को दबा सके, औरत को कंट्रोल में रख सके। क्योंकि उसको लोग हमेशा बोलते थे तेरी औरत तो काम पे जाती है, क्या मालूम क्या करती है, दूसरा रख लिया है, पैसे भी देती है, ये माँ बाप को पैसे देती है, ऐसे कर करके उनको पीना मतलब सिखा दिया। सब कर रहा। तो वो वही है ना, पूरा समाज जो है कैसे बना हुआ है कि आदमी को पूरा संरक्षण दिया हुआ है कि तू आदमी तो आदमी रहेगा। लोग कहते हैं ना, आदमी तो आदमी होता है, औरतों का क्या, ऐसा कहते हैं, आदमी तो आदमी होता है भाई, कैसा भी है तो अपना आदमी है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। भले मार खा लेगी रात भर, है ना, उसको भले उसके आदमी ने रात को खूब पीता है, फिर सुबह उठ के कहती है अरे यार आदमी तो आदमी होता है। ऐसा कहने वाली औरतें ही होती हैं। हाँ, तो वो इसीलिए तो औरत ही होती है जो बढ़ावा देती है। हाँ, इसीलिए क्योंकि 200 पीढ़ी हो गया उस बात को, जिस दिन पृथ्वी सत्ता का स्थापना हुआ था, 200 पीढ़ी हो गया। तो आपके 200 दादी समझ, है ना, हाँ, आपके 200 दादी यही करते आए हैं, तो आपको नया चीज कहाँ से मिलेगा? आपको नई विचार, नई सोच कहाँ से मिलेगा? आप ये तो कार ड्राइविंग में आ गए, इसलिए हमारे जैसे लोग खड़े होकर तुमको बता रहे। भले आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फ्लाइट चला लो, पति के मारी खाओ, है ना। औरत को ऐसा उलझन में बना के रखा है कब, और आदमी को संरक्षण देके कि आदमी बलात्कार करके भी आ सकता है, दूसरे छोरियों को, दूसरे बेटियों के साथ छेड़ के भी आ सकता है, दूसरे औरत भी रख सकता है, अपने सामने रख सकते हैं। आपने सामने ही लाके रख सकता है। वो कहता है तेरे सामने लाके रखूंगा, क्या कर ले, क्योंकि मेरा पति ने मेरे सामने दो। हाँ, फिर ये देखो, अब यही उदाहरण है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे सब बातें हैं, औरत को 200 पीढ़ी से दबाते 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 आए। तो आप लोग को ना कोई किताब में लिखा है, ना कोई बताता है कि औरत के
कोई अधिकार होता है या औरत कोई मानव है, ये दर्जा आपको कोई बताने वाला स्कूल में नहीं मिलेगा, ना अस्पताल में मिलेगा, ना तुम्हारे संगी साथी बताएंगे, ना कोई बताएंगे। क्योंकि पूरी व्यवस्था, पूरी जो व्यवस्था है, पूरी जो समाज है, वो इसी बात को मानता है कि औरत को चुप रहना चाहिए, नहीं हंसना चाहिए, कम बोलना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, पति का मार खाना चाहिए, यही सब बात है ना। बड़ों का सेवा करना चाहिए, ऐसे ही बनाया है ना। अभी कितना भी औरतें सिंदूर लगा के, टिक्की लगा के, लिपस्टिक लगा के, सब श्रृंगार करके चलती है। क्या बताने के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ, क्या बताने के लिए शादीशुदा हूँ। और आदमी ऐसा कोई चिन्ह लगाता है कि जिससे ये साबित हो कि वो शादीशुदा है। नहीं औरत भी लगाएंगे तो क्या नहीं लगाया, जो नहीं लगाया, उसके बाद भी औरत गलत है, उसके बाद भी गलत। तो उसको तो ऐसा बनाया है ना, उसको ऐसा बनाया है ताकि उनकी छत्र छाया चलती रहे, उनका राज चलते रहे, पीढ़ी पीढ़ी, 200 पीढ़ी, एक पीढ़ी की बात नहीं कर रहा है, 200 पीढ़ी, 200 पीढ़ी, 20,000 साल, 20,000 साल बीत गए। उस बात को आते 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 यहाँ तक आ गया है कि औरतें अगर, लड़की अगर, बेटी अगर जन्म लेगी तो पेट में ही मार दो, मत लेने दो जन्म। अगर जन्म गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो अगर दुकान में जाए सबको खिला लेगी, मटन बनाएगी, पहले हाँ खा, अरे थोड़ा और ले ले, गरम गरम रोटी सीख रही, एक रोटी ज्यादा खा ले, अरे गरम सेक रही ना, अरे घी लगाती हूँ। ऐसा एक आध दिन तुम्हारा आदमी ऐसा करके देता है क्या कि जरा घी चुपड़ के देती हूँ, गरम गरम बैठ के खा दो, देता है? किसका आदमी देता है बता? कोई नहीं। और आज उनको तो अपन ठंडी भी खा दो और बोलते खा रही मोटी, मैंने खा लिया। हाँ, पहले खाने की अनुमति नहीं है, खाना बनाने के बाद पहले नहीं खा सकते। पहले कौन खाएगा? बड़े बूढ़े, पति सब खाएंगे, बच्चे खा लेंगे, हमारे पैदा किए हुए भी वो पहले खाएंगे, फिर हम खाएंगे। जिसको हमने पेट में रखा 9 महीने और जिसको हमने सब कुछ करा वो भी पहले खाएगा, तब हम। ये कौन सी बात है? ये मानवता आई क्या? नहीं आई ना। तो हम तो यौनिक और प्रजनन अधिकार की बात कर रहे हैं। यौनिक अधिकार तो है ही नहीं कि कितने बार जाना, कब जाना, अपनी इच्छा दोनों का साथ में हो तब जाना, वो यौनिक अधिकार के अंतर्गत आ गए। मेरे पत्नी स्वस्थ नहीं है तो नहीं जाऊं, मेरा पति स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो मैं उसके साथ नहीं जाऊं। ये जो एक आपसी जो समझौता वाली बात होती है ना, आपसी सामंजस्य, वो यौनिकता के अंदर आएगी, ठीक है। और प्रजनन अधिकार से वंचित, कितना पैदा करना है, कितने बार करना है, वो हमारे हाथ में नहीं। कितने बेटी चाहिए, कितना बेटा चाहिए, वो हमारे हाथ में नहीं है। जब तक बेटा नहीं होगा तब तक पैदा करना है, भले 5 हो, भले 7 हो, भले 8 हो, भले 9 हो, भले 10। ये प्रजनन अधिकार से हम लोग वंचित, हमारे हाथ में है ही नहीं। हम अगर कहें कि भैया हम 2 पैदा कर दिए, उतना ही बहुत है, आपसे आप हमारे से नहीं होगा, ऐसा तो आप कह नहीं सकते। ऐसा कहेंगे तो लोग कहेंगे इसको भगाओ रे, दूसरा ले आओ। सही नहीं, अपने को तो बेटा चाहिए, वंश, क्या वंश, वंश चाहिए, वंश। तो ये जो हमने देखा था, मानव कौन है? एक संतान, एक मनुष्य, संतान के रूप में एक मनुष्य, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा। तो वहां तो इस बात की कोई चिंता ही नहीं कि एक मानव बच्चा पैदा हुआ है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, वो मानव तो है ना, वो तेरे से तो पैदा हुआ है ना। अगर हम वो भी मान ले, सामाजिक नियम को भी अगर मान ले, तो वो संतान तो है ना, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा। वो मानव तो हुआ, पैदा हुआ, कुत्ता नहीं पैदा हुआ कि जिसको तुम संपत्ति नहीं दे सकते, है ना भाई। तुम्हारा संतान मानव बच्चा ही पैदा हुआ है, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा। उसको आप अपनी संपत्ति दीजिए, आपका संतान, आप अपनी संपत्ति अपने संतान को ही देना है, तो बेटा को क्यों, बेटी को भी दे सकते, वो भी आपका संतान, ठीक है ना। और वो बेटी में भी उतना ही ब्रेन है, उतनी ही ताकत है, उतनी ही क्षमता है, उतना ही सब कुछ है समझने के, आपको देखभाल करने के लिए, और संपत्ति को आपको उसके ट्रांसफर दोगे तो उसी रख रखाव। जितना बेटा में क्षमता है उतना बेटी में भी क्षमता है, क्योंकि वो मानव बच्चा है, मानव में ब्रेन है, इसलिए मानव है ना। तो ये इस चीज को, इस अंतर को समझने का। और वो कहते हैं ना, अभी तो कितनी योजनाएं चलती है, बेटी के छेड़ के भी आ सकता है। जेंडर आधारित हिंसा हुआ था, उसको नहीं जानते, दिल्ली में हुआ था निर्भया का। और जेंडर आधारित हिंसा का और उदाहरण क्या है? घर में औरतों को मारता है, जला देता है, जहर खिला देता है, घर से निकाल देता है।
आदमी सब कुछ कर सकता है, मार सकता है, घर से निकाल सकता है, उसको जला सकता है, उसको प्रताड़ित कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन औरत नहीं कर सकती। और औरत करी तो क्या होगा? सामाजिक प्रतिबंध। ये औरत ने अपने आदमी को मारा तो कैसे मारा, इसको दंड। गाँव में कैसा होता? अगर किसी औरत ने आदमी, हाँ, उस परिवार उस औरत को ही निकाल देते, भैया तू हमारे आदमी को आके निकल जा, हमारा मोहल्ला खराब हो जाएगा। हाँ, कल दूसरी औरतें मारेगी, दूसरे लोग हिम्मत कर ले भी मारने का, करके उसको जात भाग कर समाज से बाहर। आज ये बहू ने करा था, दूसरी बहू भी करेगी ऐसा। तो इतना समाज जो है सतर्क है कि उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसे चलते रहे। और औरतें बिचारी, अरे हम जो आज बात कर रहे हैं ना, इसी बात हमारा कोई अधिकार है नहीं। तो अभी हम पितृसत्ता के दुष्प्रभाव, पुरुष सत्ता के दुष्प्रभाव, अगर ऐसा ना लिखे, पितृसत्ता ना लिखे तो पुरुष सत्ता के दुष्प्रभाव ऐसा लिखे। तो पुरुष सत्ता के दुष्प्रभाव क्या क्या है? दुष्प्रभाव मतलब हाँ पूरा है ना, दुष्प्रभाव का मतलब हम समझ ले पूरा प्रभाव, ठीक है। तो असुरक्षित मातृत्व। अब ये असुरक्षित मातृत्व क्या है? असुरक्षित, असुरक्षित मतलब जिसकी सुरक्षा ना हो, है ना। और मातृत्व, असुरक्षित मातृत्व, हाँ, मतलब बिना सुरक्षा में है महिलाएं, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी के दो शब्द, गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स, क्या है हिंदी में लिखिए। मतलब जैसे बच्चा पैदा करना, बच्चा पेट में रखना, बच्चा के बाद शिशु का देखभाल करना, उसको प्यार देना, बढ़ाना, जब 0 से लेकर 5 साल 10 साल जितने भी तक बड़ा करना, वो पूरा मातृत्व में आता है, ठीक है। मातृत्व। और स्त्री रोग क्या हो गया? जो जन्म के बाद, जैसे जन्म के पहले चाहे जन्म के बाद, किसका? बच्चा का। जैसे हम एडोलेशन होते हैं ना, तो एमसी आती है, शारीरिक बदलाव होते हैं, और जब हम 45 साल के होते हैं तब मेनोपॉज होता है। क्या है मेनोपॉज? मेनोपॉज ये है कि एमसी का सूख जाना, एमसी का उड़ जाना। 13 साल की उम्र में महीना आया, माहवारी आई, और 45 साल से 50 साल के बीच में महीना खत्म। और 13 साल से लेके 45 साल जब तक एमसी आती है और एमसी जाती है, उस बीच मतलब 13 से ये है, हाँ, 13 में हमारा एमसी आया, ये 13 साल, ठीक है। ये 13 में माहवारी आई, माहवारी, ठीक है। और 45 से 50 के बीच में चली गई, उड़ गई, बोलते हैं लोग, उड़ गई, ठीक है। लिख लो रे भैया, हाँ, ये बहुत काम आएंगे तुम्हारी जिंदगी। तो 13 साल में जब महामारी आती है, ठीक है, और ये जाती है, ठीक है, आती है और जाती है। 13 साल में जब आई और 45 से 50 के बीच में जब गई, इस पूरे दिनों में 13 से लेके 45 साल बच्चा पैदा करा चाहे नहीं करा, ठीक है, 1 करा चाहे 5 करा, आपको चूंकि प्रजनन अंगों का प्रोसेस चालू हो गया है प्राकृतिक रूप से हमें बच्चा पैदा करने की क्षमता है स्त्री में, है ना। इसीलिए ये पीरियड आए हैं जो उस बच्चा पैदा करने की प्रोसेस के लिए शुरुआत है। ये होगा तो ही बच्चा होगा, एमसी नहीं आएगी तो बच्चा होगा क्या? नहीं होगा। तो बच्चा पैदा करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए उसकी शुरुआत 13 साल की उम्र में हो गई, ठीक है ना, और 45 और 50 के बीच में चली गई। तो इस बीच में कितना साल हुआ? 13 से 45 के बीच में, 13 हटा दो 45,
32 साल, ठीक है ना। तो 32 साल हमारे जिंदगी के, जिसमें हमको बच्चा भी पैदा करना है, पति के साथ भी जाना है ना। एक पैदा करना है, 5 भी कर सकते हैं, 5 भी किया है, ऐसा समझ लो किसी के ऐसा हुआ है कि 5 भी उसको करना पड़ा है बेटा के पीछे। उस 32 साल के दौरान हमको हमारे प्रजनन अंगों में, ठीक है ना, कहाँ, हमारे प्रजनन अंग, जो बच्चा पैदा करने की जो पूरा जगह है उसको क्या बोलते हैं, प्रजनन अंग बोलते हैं, ठीक है। गर्भाशय यहाँ है ना, फिर योनि द्वार नीचे, हम बाद में दिखाएंगे स्लाइड में आपको, है ना, बहुत अच्छे से तब आपको समझाएंगे कैसे कैसे होता है। तो 32 साल के दरमियान क्या हमको बीमारी नहीं होगा? जब हमने बच्चा पैदा करना है, MCI है, सब कुछ होना है, तो क्या हमको बीमारी भी तो होगा कि नहीं होगा? तो उसको स्त्री रोग होगा, प्रजनन अंगों से संबंधित जो बीमारियां होगी, है ना, उसको क्या हम स्त्री रोग। 13 साल तो असुरक्षित मातृत्व में क्या होता है, कम मिला, दवाई कम मिली, लोग कहते हैं आजकल क्या, हमें बहुत खाना मिला, जवान हुई तो उसको ठीक से पोषण नहीं मिला, इधर माहवारी जा रही है और पता चला कि उसको दिन भर से कुछ खाई नहीं, बुखार जैसा है, उसको कोई गोली ला के नहीं दिया, वो कह रही है कि मेरे को बुखार लग रहा है, मेरे को अस्वस्थ लग रहा है, फिर भी कह रहे हैं ऐसा होता है तो सोचो। और ज्यादा से ज्यादा परेशानी अगर बताओगे ना, करोगे तो क्या कहते हैं, चाय बना दे, उसमें इलायची डाल दे, पानी दूध डाल दे, अच्छा गर्म कर पी ले, अच्छी हो जाए। ये हमारी दवा, कौन सी दवा, MCI है, बुखार आया है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, खून ज्यादा जा रहा है, हम बहुत कमजोर हो रहे हैं, तो और हमको अकल देते हैं कि थोड़ी सी गुड़ और थोड़ी सी क्या, इलायची, काली इलायची और अदरक ऐसे करके अच्छा पी ले, गरम गरम सब खून बाहर हो जाएगा, तो स्वस्थ हो। जबकि उस समय स्पेशल दवा की जरूरत है। हाँ, माना कि गुड़ आयरन वाला है, वो भी काम करेगा, वो आयुर्वेद के हिसाब से वो चलन में आ गया है, तो वो करेगा। लेकिन हम तो ये नहीं कहेंगे चल तो तेरे को डॉक्टर पर दिखा कर, क्या चल तेरे को कुछ दवाई चाहिए, ऐसा कोई नहीं। तो तब से लेके अनदेखी जो होती है, तो कब तक होती है, हम मेनोपॉज हो जाते हैं, हमारी MC खत्म भी हो जाती है, तब तक हमारी अनदेखी वो चलती रहती है। और खाना कम, काम ज्यादा, ऐसा थोड़ी कि हमारे से काम नहीं ले रहे, इधर से खाना कम, देखभाल कम, दवाई दारू कम, हमारी MC जाएगी और हम काम भी डबल करेंगे। अगर स्कूल जाएंगे तो घर का काम खत्म करके स्कूल जाएंगे, इससे हमको जाने नहीं। अब स्कूल से आके भी बस्तक पटक के झाड़ू है ना, तो इस तरह से हमारी काम ज्यादा, खाना कम, देखभाल कम, ऐसे स्थिति में हम लोग जीते हैं। उसीलिए उसको बोला है असुरक्षित मातृत्व। तो इसलिए हमारी प्रजनन जो होती है वो कैसे होती है, कमजोर, एनेमिक माँ, एनेमिक बच्चे। एनेमिक क्या चीज है, एनीमिया क्या चीज है, खून की कमी। हमको 7 ग्राम खून की कमी लेके जिंदगी भर जीना पड़ता है, 7 ग्राम, जबकि कितना होना चाहिए, कम से कम 10 ग्राम तक खून हमारे अंदर होना चाहिए हर समय। मेरे पास ही है, तो हम 7-8 ग्राम में भी बच्चे पैदा करके बता देते, क्योंकि हमको पता ही नहीं कितना ग्राम खून हमारे अंदर होना चाहिए, क्या हमको खाना चाहिए, और जो खाना चाहिए वो है नहीं, है ना, जो खाना चाहिए वो है नहीं, कह रहे हैं कि अरे तू ही खा लेगी तो दूसरा क्या खाएगा। तो इस तरह से असुरक्षित मातृत्व को हम ऐसे समझेंगे, है ना, कि हमारे को पूर्ण देखभाल लड़के की तरह नहीं, उनका तो खून नहीं जाता और फिर उसको अच्छा खाना मिलता है, लड़का भी सही है, गलत कह रही है, बताते हैं। और फिर मासिक स्राव के दौरान साफ सफाई का अभाव, जब महीना आया है तो आपने साफ सफाई नहीं वापरी तो इन्फेक्शन हो गया, और वो इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक चलता है और पता नहीं चलता, कोई देख नहीं सकता, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन होता है। पहले योनि द्वार में इन्फेक्शन होगा, जहाँ पर हवा का संपर्क में आया है ना, इन्फेक्शन होगी, फिर अंदर चला जाएगा। शादीशुदा है तो पति को इन्फेक्शन है, पत्नी को हो गया, पत्नी को इन्फेक्शन है, पति को हो गया, ऐसा सब भी वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो साफ सफाई की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, साफ सफाई के अभाव से, और हमारी परेशानी बढ़ जाती है। गर्भाशय में छाला हो जाएगा, गर्भाशय के मुंह में छाला हो जाएगा, वहाँ सफेद पानी जाने लगेगा, बहुत कुछ हो जाता है, वो अंदर गर्भाशय तक पहुँचेगा। ज्यादा दिन तक इलाज नहीं किया तो गर्भाशय निकाल के फिरना पड़ेगा, ऐसा सब हो जाता है ना, वो जो साफ सफाई के अभाव में ऐसा सब होता है। फिर महिला स्त्री रोग से पीड़ित। अब स्त्री रोग क्या है, मैं बता रही थी ना, गायनिकोलॉजी, प्रजनन संबंधित बीमारी। प्रजनन संबंधित बीमारी मतलब मुंह में छाले होना, सफेद पानी होना, गठान होना, फोड़े होना,
गर्भाशय तंतु में सूजन होना, बच्चादानी में सूजन होना, उसके ओवरी में सूजन होना, यूट्राइन ट्यूब में कोई बीमारी होना, वो सब जो है स्त्री रोग है, मतलब गायनेकोलॉजिकल बीमारी। फिर उसके बाद में जेंडर आधारित हिंसा, राष्ट्र संघ की परिभाषा क्या है? जेंडर आधारित हिंसा आप जानते हो ना कि पुरुष लोग बलात्कार किए थे उसको, निर्भया को। तो जेंडर आधारित हिंसा तो है सामाजिक की, पुरुष औरत को छेड़ सकता है, सामाजिक मान्यता ऐसे, लेकिन औरत पुरुष को कुछ नहीं कर सकती। तो जेंडर आधारित हिंसा में राष्ट्र संघ क्या है? जेंडर आधारित हिंसा हम उसको कहेंगे कि यह सार्वजनिक या निजी जिंदगी में, ठीक है क्या, सार्वजनिक या निजी जिंदगी में महिला के विरुद्ध वह हिंसा है जिसके फलस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौनिक एवं मानसिक हानि या पीड़ा पहुंचती है या पहुंच सकती है, जिसमें ऐसी हिंसा की धमकी एवं बलपूर्वक महिलाओं की स्वतंत्रता पर रोक लगाना हिंसा है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ हुआ जिसमें ऐसी हिंसा की धमकी जिसमें बलपूर्वक महिलाओं की स्वतंत्रता पर रोक, कहते ना कि तू घर से कैसे निकलेगी, मैं जाना मत घर से, ये रोक लगाना भी हिंसा। तो ये सारे जो बात है वो जेंडर आधारित हिंसा का, क्योंकि आदमी ये पूरे चीज रोक लगाता है, या गाली देता है, या मारता है, या यौनिक रूप से उसको फोर्सफुली उसके साथ जाता है। औरत तो ऐसा नहीं करता, और ये अनुमति समाज से उसको प्राप्त है, समाज उसके लिए कुछ नहीं बोलता। तो जेंडर आधारित हिंसा के लिए राष्ट्र संघ ने परिभाषा दी कि इतने जितने मानसिक रूप से परेशान करना, यौनिक रूप से उसको फोर्स करना, या क्या शारीरिक रूप से उसको फोर्स करना, मतलब मारना पीटना, जलाना, ये सब उस हिंसा की परिभाषा है जेंडर आधारित। ठीक है, तो महिला आंदोलन का इतिहास मैंने मोटा मोटी क्या समझ में आ रहा है एक नजर में, अगर आप महिला आंदोलन मैंने किया ऐसे ही अपना अनुमान ऐसे ही बताओ। महिलाओं के हत्या। हाँ, और किसने क्या कहना है तो कहो ना, ऐसा बात है। और मतलब महिलाओं को भी पुरुषों का सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी बात है उसके अंदर। और महिलाओं से जो है 1792 में एक महिला जिसका नाम था मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, वो जो स्पेलिंग है ना वो थोड़ा गलत है, वॉलस्टोनक्रॉफ्ट ऐसा, 1949 और 1949 के आसपास, 49 में फिर एक रमाबाई नाम, पंडिता रमाबाई, वो एक महिला थी हमारे देश में, जो 1886 या 1886 में महिलाओं के स्कूल, महिलाओं की शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की। और सबसे पहली डॉक्टर हमारे देश की आनंदीबाई जोशी, जनरल फिजिशियन, उस समय गायनेकोलॉजिस्ट कोई नहीं हुए, दूसरे देशों में तो हुए थे लेकिन हमारे देश का कोई नहीं। वो आनंदीबाई जोशी जो गुजरात की थी, पंडिता रमाबाई की रिश्तेदार थी, कजन सिस्टर थी, और वो अमेरिका जाके डॉक्टरी पढ़ाई कर रही थी। आनंदीबाई जोशी पहली महिला डॉक्टर हमारे देश में जो अमेरिका में जाके पढ़ाई करी, डॉक्टरी की। समझ में मैंने क्या बोला कि पंडिता रमाबाई नाम की एक महिला हमारे देश की थी, और वो सन 1886 में स्वास्थ्य और शिक्षा की बात पहली बार उठाई थी। वैसे आप लोगों ने सुना होगा सावित्रीबाई फुले जो पहली शिक्षिका मानी जाती है अपने यहाँ है, तो वो उसके बाद की है, पंडिता रमाबाई के बाद की है सावित्रीबाई। पंडिता रमाबाई को इतना एक्सपोजर नहीं मिला, इतना उसको पॉपुलरिटी नहीं मिली, उसको सांस नहीं मिला, तो बात आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन जब सावित्रीबाई आई तब तक ये आज़ादी के आंदोलन और अंग्रेज यहाँ थे, तो अंग्रेज लोग शिक्षा चाहते थे, तो थोड़ा सपोर्ट किया, तो सावित्रीबाई ने उसमें विरोध के बावजूद, सामाजिक विरोध के बावजूद उसने शिक्षा संस्थाएं खोली और शिक्षा शुरू की, इसलिए वो पहली शिक्षिका मानी जाती है हमारे देश में। लेकिन फिर भी उसके नाम का शिक्षक दिवस नहीं मनाया, इसके नाम का मनाया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों?
आप आए ना, आ गई गाड़ी पटरी। वो मैं सोच रही थी यही कि पटरी पे कब आएगी गाड़ी, तो एक पहर के बाद आ गई। ठीक है, तो हमको शिक्षक दिवस सावित्रीबाई के नाम से होना था। पहली शिक्षिका पंडिता रमाबाई होनी थी। पहले डॉक्टर रानदीबाई जोशी का नाम आना चाहिए था, जो भी स्वास्थ्य दिवस है, ये सब दिवस है। तो वो तो चूंकि महिला थी ना, इसलिए उनको कौन पूछता। तो आज भी हम शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन पुरुष के नाम से होता है। वो राधाकृष्णन हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन पुरुष सत्ता हमारा दुश्मन है, जिसके कारण राधाकृष्णन जी को मौका मिल गया। क्योंकि वो एक महिला होता राधाकृष्णन बाई तो होता क्या, नहीं ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बाई होता तो होता क्या, नहीं ना। हाँ, तो वो चक्कर ऐसा है, ठीक है ना। तो वो जो मेरी वॉलस्टोन क्राफ्ट है, वो इस किताब में महिलाओं के अधिकार की बात की। इसके पहले किसी पुरुष ने भी इसकी बात की। एक जॉन लॉक जो राजनीति शास्त्री, कोई राजनीति का स्टूडेंट तो यहाँ है नहीं, तो ये लेखकों को समझते आप लोग। और जो किताबें लिखी भी गई है ना, आदमियों के द्वारा लिखी गई है, इसलिए आदमी को ही महत्व दिया गया। औरतें तो बेचारी जन्मजात घरेलू हो गई, घरेलू कामकाजी है ना, बोलिए सब है घरेलू कामकाजी। तो घरेलू कामकाजी होने से वो लिखे में भी नहीं गई। उसने सोचा ये आदमी लोग लिख देंगे, वो काय के लिए लिखे, उसको अपना स्वार्थ पूर्ति करना था आदमी लोग को, इसलिए औरतों के नाम कभी आया ही नहीं, उनकी कभी सम्मान हुई नहीं, उनको तो उसमें रखा ही नहीं। वो तो बिल्कुल अछूत, समाज के सबसे नीचे। यहाँ औरत कहाँ, सबसे एक साथ अछूत और औरत एक साथ। ये अछूत अलग है और औरत अलग है। अछूत मतलब हरिजन, हम लोग बोलते हैं ना, समाज में सबसे नीचे दर्जे के जीने वाले दलित। ये दलित बोलो चाहे औरत बोलो, इनकी दोनों की एक स्थिति समान। समाज में सबसे नीचे कौन था, अछूत, जिसको कुछ भी अधिकार नहीं, न बोलने का, न खाने का, न जीने का, न हंसने का, न कपड़ा पहनने का, न कुछ नहीं। इस समाज व्यवस्था में हम हैं। हम तो इनके भी पत्नी है ना, इसके भी तो पत्नी है, बेटी है, इसके भी तो हैं, पर हमको दर्जा कहाँ मिला है, यहाँ अछूत के साथ। हमारा कोई हक नहीं, औरत का और अछूत का कोई हक नहीं, मानव नहीं। बाकी ये लोग सब मानव, और ये लोग इनको सब हक है, खाने का, जीने का, पीने का, हंसने का, किताब पढ़ने का, सब तुम्हारा रामायण महाभारत और क्या है गीता महाभागवत सबको पढ़ने वाचन करने का ही होगा। इनको औरत गीता पढ़ती है कभी घर में, महाभारत पढ़ती है, रामायण पढ़ती है, नहीं पढ़ती। तो हम लोग तो ईश्वर है भाई, हमारा ये जगह है। तब भी औरत नहीं सोचती कि हमारा इसके साथ क्या रिश्ता है, पता ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि वो कहाँ, अपने बारे में तो कभी सोचती नहीं, सोचना ही छोड़ दी, सोचो ही मत, जैसा चल रहा है चल रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में हम यहाँ हैं और हमारी स्थिति इसीलिए खराब रही। इसीलिए समाज में जो महिला आंदोलन हुए ना, वो इसी के लिए हुआ क्योंकि हम यहाँ मैं बताई थी ना, वो मानव है, स्त्री पुल्लिंग का कोई मतलब नहीं है। जातिवादी तो बात नहीं आता है, समाजवाद में सबसे पहले वो क्या है, मानव है, और जिसमें दो लिंग है, स्त्री और पुल्लिंग। तो वो भी तो स्त्री है, वो भी तो मानव है। तो मानववाद को लाने के लिए वो आंदोलन, ठीक है। जब वो मानव है तो वो नीचे क्यों, उसका क्यों अधिकार नहीं, उसको क्यों खाने का हक नहीं, उसको क्यों पहनने का हक नहीं, उसको क्यों जीने का हक नहीं करके ये जो औरतें हुई, ये जो मेरी वॉलस्टोन क्राफ्ट और बहुत सारे मैंने जैसे बोली पंडिता रमाबाई, आनंदीबाई, जैसे बहुत सारे नाम, अभी तो नाम हम गिनाने नहीं जा रहे, लेकिन अगर आप जिंदगी में जब आगे बढ़ते जाओगे बाकी चीजें पढ़ते जाओगे तो आपको पता लगेगा कि मैं आज क्या कह रही हूँ। ये बात भले याद न रहे, लेकिन आप किसी से सुनोगे। तो वो जो है पहली बार महिलाओं के अधिकार की बात की, जितना अधिकार तुमको है उतना ही अधिकार हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी मानव है, हमारे पास भी ब्रेन है। ऐसा नहीं कि ब्रेन तुमको ही मिला और हमको नहीं मिला, ऐसा तो नहीं। मानव है तो ब्रेन तो मिला है, सब बराबर है, किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है, ऐसा भी नहीं है। वो तो उपयोग की बात है, कौन अपने ब्रेन को ज्यादा उपयोग करता है और कौन कम करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना अकलमंद, कितना उपयोग किया उससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास ब्रेन कम है वो उसको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं। ब्रेन उतना ही
इतने ही हैं, इतने में तुम जितना उसको खींचोगे, जितना खींचोगे उतना आएगा, हाँ रखेगा, स्टोर करेगा। नहीं खींचोगे, नहीं सोचोगे, नहीं बोलोगे, नहीं पढ़ोगे तो स्टोर कहाँ से होगा? तो वो जो महिला है उसने पहली बार महिला अधिकार की बात कही। क्यों? क्योंकि हम मानव हैं और हमको मानव होने के नाते सारे अधिकार मिलने चाहिए जैसा पुरुषों को। कि उनने कहा, वो आंदोलन इस बात की थी कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे और हमको किचन में काम से छुट्टी चाहिए, हम किचन का काम नहीं करेंगे, 2 काम हम बस, ये हमारी आंदोलन मिल जाएंगे, है ना। इसी इंदौर में आप ये सब करते रहो, आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे संपर्क में आओगे, है ना। उनके संपर्क में आओगे, देखोगे वो लोग कैसे इतना अपने आप को सक्षम बनाएंगे। वो उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई रोक नहीं है, उनको कोई से डरते नहीं है ना। उनको पति का भी उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे पति का मेरे पास कंट्रोल है क्या कुछ? है मेरा पति। तो मैं इतना तो स्वतंत्र नहीं हो पाई सच्चे दिल से अगर कहूँ तो, जैसे अमेरिका में हुए। लेकिन चूंकि अब मैं भी भारत की नारी हूँ, थोड़ा सा किचन में चिपकी रहती हूँ, है ना। एक बच्चा भी मैंने पैदा कर दिया, जबकि जरूरी नहीं था करना, फिर भी मैंने मेरे शांति के लिए कर लिया कि अरे एक बच्चा समझिए आप लोग, उसी में मैं भी आ गई। तो जो इन्वायरमेंट है ना वो आपको प्रभावित करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा समझौता करें। तो उतना तो नहीं हो जैसे यूएसए में है, थोड़ा बहुत हूँ कि हाँ ठीक है वो मुझे मार नहीं सकता, मार के बता। तो अभी ये बोले ना ठोकते हैं, हम ठोकते हैं, हम भी ठोकेंगे। सामने वाले को पता होना चाहिए कि अगर मैंने इस औरत को मारा तो ये भी मेरे को मारेगा। अगर उसको ऐसा पता हो ना तो कभी नहीं मारेगा, वो शर्म करेगा और डरेगा, तो डरा के रखने का। मैडम बहुत बेशरम होते हैं वो तो। नहीं बेशरम तो होते ही है, वो बेशरम को थोड़ा टाइट दे के रखने का। और मैडम लेडीज से तो बहुत ज्यादा ही समझौता करना ही पड़ता है। नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, जिसमें अपने को हासिल हो। बात पे तो होना ही पड़ता है ना। पैसा निकालना में तलाक की धमकी देते हैं ना। मैडम कह रही है कि वो तलाक के बाद भी छोड़ देना। बेटा के ना और बेटी के ना तो फैसले वाली सुरक्षित मातृत्व की बात करने वाली मेरी वॉलस्टोन क्रॉप अपने 38 साल की उम्र में दूसरी बच्ची को जन्म देते समय उसका देहांत हुआ। इसी से समझ में आता है कि महिलाओं की स्थिति इस पितृसत्तात्मक समाज के कारण कितना खराब है।